नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कबुक का कार्यपत्रक 1 है वो पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 1 है वो पहले पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, अभिक्रिया 2 प्लस O2 और इससे उत्पाद बनता है 2 MgO में अभिकारक व उत्पाद कौन कौन है। तो अभिकारक कौन होता है? जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के बाद में जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अभिकारक की बात करें तो कौन कौन से तत्व हैं वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो एक तो मैग्नीशियम है वो इसमें भाग ले रहा है और दूसरा ऑक्सीजन है वो इसमें भाग ले रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये तो अभिकारक हो जाएंगे और इनकी क्रिया के बाद में यहाँ पे उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उत्पाद है वो यहाँ पर हो जाएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 नंबर प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम का एक अणु, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं इसमें। 3 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नियम हो जाएगा कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले प्रश्न के अंदर अभिक्रिया देखी 2Mg प्लस O2 और यहाँ पे बन रहा है 2MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो कुल द्रव्यमान होता है उन दोनों के योग के बराबर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का द्रव्यमान रहेगा। यानी कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर होगा। अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान होता है। आगे 4 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली एक विधि का नाम दीजिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली जो विधि है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। प्रश्न नंबर 5, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH की होल ट्वाइस। आगे 6 नंबर प्रश्न, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। हमें एक समीकरण दे रखी है CuSO4 कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रिया है वो होती है जिंक से और इससे उत्पाद बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। तो SO4 सल्फेट के साथ जो कॉपर तत्व था वो यहाँ से अलग हो जाता है और इसका स्थान ले लेता है जिंक तत्व। तो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व है वो दूसरे तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। आगे 7 नंबर प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम दे सकते हैं HCl की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, यहाँ से उत्पाद बनेगा NaCl प्लस H2O। और वैसे भी हम जानते हैं
कि अम्ल की अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। इसी प्रकार NaOH है, इसके अंदर Na है वो तो पॉजिटिव आयन है और OH है वो नेगेटिव आयन है। तो जब अभिक्रिया होती है तो पॉजिटिव के साथ दूसरा जो तत्व है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसका नेगेटिव आयन जुड़ता है, तो Na के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों तत्व हैं वो एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। सोडियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और हाइड्रोजन है वो सोडियम को विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार से Cl के साथ जो हाइड्रोजन तत्व था उसके स्थान पे आ गया नाइट्रोजन तत्व और OH नेगेटिव के साथ जो सोडियम तत्व था उसके स्थान पे आ गया हाइड्रोजन तत्व। तो यहाँ पे दोनों का आपस में विस्थापन हो गया, तो ये अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि Na2SO4 की अगर हम अभिक्रिया करवाएं BaCl2 के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यहाँ पर हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। SO4 नेगेटिव आयन है, Na है वो पॉजिटिव आयन है। इसी प्रकार BaCl2 में Ba है वो पॉजिटिव आयन है और Cl2 है वो नेगेटिव आयन है। तो Na2 के साथ जुड़ेगा Cl2, ये तो बन जाएगा 2 NaCl और SO4 के साथ जुड़ेगा Ba पॉजिटिव, ये बन जाएगा BaSO4। तो Na2 को Ba आयन है वो विस्थापित कर रहा है और Ba यानी कि बेरिलियम जो तत्व है उसको सोडियम तत्व है वो विस्थापित कर रहा है। दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे 8 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवा रहे हैं और यहाँ से उत्पाद बनता है जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हमें पूछा है कि कौन सा अभिकारक उपचयन हो रहा है और कौन सा अपचयन। उपचयन क्या होता है, अगर किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस तत्व का उपचयन होता है, और अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग होता है तो उसका अपचयन होता है। ऑक्सीजन अलग होना अपचयन और ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इससे केवल जिंक बचता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ZNO का यहाँ पे हो रहा है अपचयन। और कार्बन है ये अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन तत्व जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का हो रहा है उपचयन। तो हमें अपचयन और उपचयन पूछा है, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है और कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। आगे 9 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, CuSO4 को Zn के पात्र में नहीं रखा जा सकता है, क्यों? कॉपर सल्फेट को जिंक यानी कि जस्ते से बने पात्रों में नहीं रखते हैं, उसका कारण क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका कारण ये है कि जो जिंक धातु है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, जिसकी वजह से ये कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है और जिंक सल्फेट का निर्माण करती है, इसलिए इसे जस्ते से बने पात्रों में नहीं रखते हैं। तो कारण लिख देंगे, क्योंकि जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, और विस्थापन अभिक्रिया है उसके अंदर होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण करती है, जिंक सल्फेट का निर्माण करती है। तो जो हमने कॉपर सल्फेट पात्र के अंदर डाला था वो तत्व यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे जिंक के पात्रों में नहीं रखते। इसलिए कॉपर सल्फेट को जिंक से बने पात्रों में नहीं रखा जाता है, जिंक से बने पात्रों में नहीं रखा जाता है। अब इसकी हम अभिक्रिया भी दे सकते हैं कि CuSO4 है ये Zn जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है तो ये कॉपर को विस्थापित करेगा, ये कॉपर के स्थान पे आके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Zn और इसके साथ आ जाएगा SO4 और प्लस में Cu कॉपर है वो अलग हो जाएगा, तो ये जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा।
आगे प्रश्न नंबर 10, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ये किस गैस का होता है? तो लेड नाइट्रेट होता क्या है, PbNO3 की होल ट्वाइस। इसके अगर हम दो अणु लें और उनको अगर हम गर्म करें तो एक तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड के दो अणु और इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड के 4 अणु बनाता है और प्लस में ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से मुक्त होती है। तो जो भूरे रंग का धुआं होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड।